हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। हम चैप्टर करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, आईसीएससी का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये एक वन शॉट होगा और यहाँ पर आप पूरा पूरा बोर्ड फोकस नोट्स देखेंगे और बोर्ड जैसा जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। ठीक है। और मैं साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी मार्क करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप आज जो करने वाले हो हमारे साथ, उसमें आप थ्योरी भी करोगे और पीवाईक्यू भी करोगे। ठीक है। तो बने रहना बिल्कुल। मुझे बोर्ड का बहुत अच्छा आइडिया है, मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही उसी फ्लो में पढ़ाने वाला हूँ। तो जस्ट जितना पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से कर देना और यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। 99% ऑफ द क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मिलते जुलते यहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है। और एक जरूरी बात बता दूं कि हमारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और मैथ्स की सीरीज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए शुरू हो रही है। और अभी फिलहाल हम लोग पहला पहला चैप्टर हर सब्जेक्ट का डाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और आगे के चैप्टर्स हमें वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग इस पूरे शेड्यूल को लॉन्च करने वाले हैं। और हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगा आपको, आप वहाँ ऐप पे जा सकते हो। और ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ हम ढेरों सारे डिस्कशंस कर सकते हैं डाउट के लिए। और जो टिप्स ट्रिक्स है वो वहाँ पे भेजेंगे। यहाँ की शॉर्ट नोट्स, फिर इसकी फॉर्मूला शीट्स, सब कुछ तुम्हें ऐप पे मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, नीचे टेलीग्राम में लिंक दी हुई है, वहां जाओ और फ्री में वो नोट्स वगैरह तुम एक्सेस कर सकते हो। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। सबसे पहले देखो, सेल साइकिल सेल डिवीजन में दो बातें जान लो। हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या होती है। हैप्लॉइड सेल वो होती है जिसमें जो देखो, असल में क्या होता है, हमारे शरीर में ना बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम्स। अब देखो भाई, जो लोग ना, या तो ये क्रोमोसोम ऐसे जोड़ी में हो सकते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 में से हम कहते हैं कि 23 पेयर होते हैं। तो 23 जोड़ी होती है। तो जिनके पास ऐसे जोड़ी में होते हैं क्रोमोसोम, उन्हें डिप्लॉइड कहा जाता है। और जिनके पास जोड़ी नहीं होती उन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास क्रोमोसोम सभी के सभी ऐसे सेट में हैं, ऐसे जोड़ी में हैं, तो हम कहेंगे डिप्लॉइड हैं सर आप। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे सभी क्रोमोसोम का जो जोड़ीदार है, जो मेरा साथी था वो गायब हो गया है, तो हम कहेंगे हैप्लॉइड है। ऐसा क्यों किसी में जोड़ी में डबल डबल है, किसी में आधे हैं, इसके ऊपर मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो डिप्लॉइड यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 2n, यानी जिसमें पेयर हो, और हैप्लॉइड मतलब n। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल के क्या कह सकते हैं, डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, कंटेन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। और हैप्लॉइड सेल में अगर हम बात करें तो पेयर नहीं होता है, यहाँ पर हर क्रोमोसोम का सिंगल सिंगल होता है, सेट नहीं होता। ठीक है। हैप्लॉइड सेल कंटेन्स, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम फॉर ईच सेट। तो हर सेट में सिर्फ एक ही एक क्रोमोसोम होता है और उसका जोड़ीदार यहाँ से गायब होता है। सर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे पहचानेंगे? देखो भाई, जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां वहां तुम्हारा हैप्लॉइड होगा। जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जैसे कि मैं बताऊं, देखो भाई, तुम्हारा जो स्पर्म है, तुम्हारा जो स्पर्म है, तो स्पर्म क्या है, स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। लड़कियों में एग्स निकलते हैं, ओवरी से एग्स निकलते हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बेबी बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो मेरे भैया, जाइगोट में यानी हम लोगों में जो क्रोमोसोम है वो पूरे होने चाहिए। तो ऊपर वाले ने क्या करा, ऊपर वाले ने कहा कि भले इसके शरीर में पूरे क्रोमोसोम हो, भले इसके शरीर में पूरे 2n हो, लेकिन जब ये स्पर्म बनाएगा तो उसमें आधे हो जाएंगे। भले इस लड़की के शरीर में पूरे में हर जगह हर सेल में पूरे पूरे क्रोमोसोम है, 46 के 46 के 46 है, लेकिन जब ये लड़की एग बनाएगी तो इसमें हाफ हो जाएंगे। और जब ये स्पर्म और ये एग मिलेगा तो बच्चे में पूरे 2n हो जाएंगे। समझ रहे हो? पहले बेसिक समझ लो कि हम लोगों के पास हर जगह पर पूरे पूरे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हमारे जो रिप्रोडक्शन में सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर हाफ नंबर ऑफ सेल्स होता है और इसीलिए हम इसको हैप्लॉइड कहते हैं। आइए वापस आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे दो तरह के सेल डिवीजन दिख रहे होंगे तो माइटोसिस और मियोसिस।
देखो, जब तुमको अपने जो सेल्स का नंबर है, सॉरी अपने जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पूरे रखना होगा। जैसे मेरा हाथ कट गया, तो भैया मेरा हाथ कटेगा तो जो नए सेल आएंगे वो अपने क्रोमोसोम को आधा नहीं करेंगे। तो तुम्हारा अगर हाथ कट गया, तो पहले अगर तुम्हारे पास 2n थे, तो वो सेल क्या करेगा, अपने आप को दो भागों में बांटेगा, और दोनों को क्या होगा, 2n ही 2n मिलेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं होने वाला है। बात कर लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस में क्या होता है, आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम। अब आधे कब होंगे और कहाँ होंगे, तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई मुझे स्पर्म बनाना है, भाई एग बनाना है, भाई पौधे को पॉलन ग्रेन बनाना है, तो ये सब जब बनाओगे ना तो आधे हो जाएंगे। देखो थोड़ा ध्यान देना ना, बस अभी मैं स्पीड में पकड़ूंगा, स्पीड में चलूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, ये सारे अपने आप को आधे कर लेंगे। और आधे जब कर लेंगे, आपने देखा होगा बाहुबली एक मूवी आई थी, बाहुबली मूवी एक पार्ट में नहीं रिलीज हो पाई थी ना, चैप्टर 1 द बिगिनिंग, चैप्टर 2 द कंक्लूजन। तो बाहुबली में क्या हुआ था, यही तो हुआ था कि पहले एक पार्ट में आया, फिर उसके बाद एक और पार्ट हुआ। तो मियोसिस भी इसी तरीके से दो पार्ट में होता है। पहले पार्ट में हाफ हो जाते हैं और दूसरे पार्ट में सेम के सेम रहते हैं। तो हम अगर कहें कि मियोसिस का एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला दो तो ओवरऑल क्या है, मियोसिस ही है। तो मियोसिस में एक सेल से बनते हैं 4, और माइटोसिस में एक सेल से बनते हैं 2, क्योंकि वो एक ही पार्ट में हो जाता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस में क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ये आधे कब होंगे, जब हमें रिप्रोडक्शन करना होगा। ये पूरे कब रहेंगे, हर जगह। क्वेश्चन आ गया, बाल में ग्रोथ, माइटोसिस, नाखून का बढ़ना, माइटोसिस, पेट का बढ़ना, हड्डी का बढ़ना, दांत का बढ़ना, आंख का बढ़ना, नाक का बढ़ना, खाल का बढ़ना, कुछ भी बढ़ेगा, माइटोसिस। मियोसिस क्या है, कहीं की बात हो वहां मियोसिस नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन की, स्पर्म का बनना, एग का बनना, पॉलन ग्रेन, पौधों में पॉलन ग्रेन का बनना, पौधों में एग का बनना, ये सब मियोसिस आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड का, तुम यही कर लेना, जो जो रिप्रोडक्शन में है सब हैप्लॉइड। पूछ ले तुमसे पत्ती, तना, जड़, ये सब डिप्लॉइड बोलोगे, क्योंकि पत्ती, तना, जड़, आदमी, सॉरी आदमी की आंख, कान, नाक, गला, पेट, आते, कुछ भी रिप्रोडक्शन में नहीं होता है तो सब डिप्लॉइड होगा। स्पर्म पूछे, एग पूछे, पॉलन ग्रेन पूछे, एग पूछे, तो हैप्लॉइड में डाल दीजिएगा। समझ रहे हैं। ओके, चलिए फटाफट से करते हैं। माइटोसिस कहाँ पर होता है, तो माइटोसिस पूरी बॉडी में होता है, हर जगह पर होता है। उन सभी सेल्स का नाम होता है सोमैटिक सेल्स। तो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस होता है सेक्स सेल में, या फिर इसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, जिसकी नोट्स नहीं बनी है बनाते चले, जिसकी बन चुकी है तो बस फटाफट से देखते चले। इसमें क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल कितने में डिवाइड हो रहा है, सर एक पेरेंट सेल जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल में। तो एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल में। और मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है 4 डॉटर सेल में। क्या नहीं देख रहे हो तुम कि यहाँ पर 1 से 4 बन रही हैं और यहाँ पर 1 से सिर्फ 2 ही बन रही हैं। डॉटर सेल क्या है, ये पेरेंट है, ये डॉटर है, तो 1 से 2 बनी, यहाँ 1 से 4 बनी है। क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो यहाँ लिख देंगे रिमेन सेम। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर की संख्या सेम रहती है। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो आधे हो गए हैं, तो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए हैं, आधे हो गए हैं। आधे हो गए हैं, आधे हो गए हैं, यहाँ लिख लेंगे। हाँ, समझे, समझे बच्चा। आगे देख लो, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, खुद से लिख लो, ऊपर ही लिख दिया मैंने, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर देखो, ये बेसिक से ये सब सीख लोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे करोगे तूफान की तरीके से, सीख लो बस। देख भाई, ये जो अपना है ना, ये इसको बोलते हैं अपन लोग क्रोमोस, वैसे तो ये धागे में जब होता है इसको क्रोमैटिन रेटिकुलम बोलते हैं, तो इसको आप क्रोमैटिन रेटिकुलम भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों नाम सही है। और ये हमारा एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पौधे के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर क्यों ही लिखूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधे के पास भी है, लेकिन पौधे के पास अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर की ओर जो होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल।
क्या कहते हैं, सेल वॉल। पौधे की दीवार को सेल वॉल कहते हैं और एनिमल के पास ये चीज नहीं होती है। अच्छा, न्यूक्लियस तो दोनों के पास है सर, ये न्यूक्लियस है वो भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो जानते होंगे, जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये दोनों के पास ही है, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और वो जो एक खास चीज देख रहे हो वो सिर्फ एनिमल के पास है, इसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। इसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। और सेंट्रोजोम के अंदर जो होता है वो सेंट्रियोल्स होते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को मैंने बता दिया। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, डिवीजन का समय। जब सेल डिवाइड हो रहे होंगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। जहां जहां तुम पत्ती देखो, ऐसा ऐसा फूल देखो, समझ जाना वह एनिमल सेल है। और इसको बोला जाता है एस्टर्स, इसको बोला जाता है एस्टर्स। ये मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में लेबलिंग में आता है, ठीक है। ये भाई मेरा पीवाईक्यू है, ये सब पीवाईक्यू को मैंने तुम्हें इस तरीके से करवा दिया। लेबलिंग पूछ लेता है, पूछता है जो धागे धागे निकल रहे हैं इनका नाम बताओ। इन धागों के नाम है स्पिंडल फाइबर, इन धागों के नाम है स्पिंडल फाइबर। और ये बीच में जो देख रहे हो ये तो क्रोमोजोम है, ये जो बीच में देख रहे हो ये क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रोमोजोम का जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और क्रोमोजोम की जो एक टांग है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अरे तो क्रोमेटिड ही बोल दे भाई, इसकी टांग को बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। और यहां पर भी देखोगे तो स्पिंडल फाइबर तो यहां भी दिख रहे हैं सर। एस्टर लेकिन यहाँ है, यहाँ नहीं है। क्रोमोसोम यहाँ है, यहाँ भी है। तो ये सब कुछ सेम है। तो ये वाली जो सेल है इसका नाम है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस पूछ ले तो आप बता दोगे प्लांट सेल में ऐसा जो फूल पत्ती जैसा दिख रहा है, यानी एस्टर्स जो दिख रहे हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एस्टर्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या, कैसे पहचानोगे एनिमल है कि प्लांट? तो एस्टर देख के पहचानना होगा। हालांकि सेल वॉल देख के भी पहचान सकते हो, लेकिन कभी कभी वो इसी के बेस पे पूछता है, तो ध्यान देना। आगे देखिए, सेल डिवीजन के क्या क्या स्टेज होते हैं। सेल डिवीजन को हमने दो भागों में बांटा है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज का मतलब ये होता है कि तैयारी हो रही है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल तैयारी कर रहा है। जैसे तुम अपने एग्जाम की तैयारी करते हो वैसे सेल डिवाइड होने की तैयारी करता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। इसमें सेल क्या कर रहा है? सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। सेल अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा तैयारी में ही बिताता है। अगर हम बात करें तो अगर 24 आवर का ले ले तो 23 आवर समझो इंटरफेस चलती रहती है और 1 घंटा सिर्फ डिवीजन होता है। तो जैसे आप तैयारी तो पूरे साल करते हो लेकिन पेपर सिर्फ 1 घंटा देते हो, वैसे इंटरफेस और माइटोटिक फेज का भी है। इसमें कुछ नाम है, जैसे कि G1 फेज है और S फेज है और G2 फेज है। ज्यादातर अगर आप प्रीवियस ईयर देखो यहाँ पर कि कहाँ से आया हुआ है, तो बहुत ज्यादातर सवाल इन्होंने इस एस फेज को उठा के पूछा गया है। एस फेज का दूसरा नाम सिंथेसिस फेज भी होता है। वो पूछ लेता है कि बताओ भाई इसमें क्या होता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं गैप 1 फेज, इसको हम लोग बोलते हैं गैप 2 फेज। अब देखो, सिंथेसिस फेज में ये होता है कि इसमें क्या बनता है? डीएनए सिंथेसाइज होता है। इसमें क्या सिंथेसाइज होता है? डीएनए सिंथेसाइज होता है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी दो मैं आपको नोट दूंगा, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, साइज में ग्रो करता है। यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस यहाँ पर भी होता है। दोनों स्टेजेस में सेल अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आपको बताना है एस फेज में होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनके भी फंक्शंस हैं, तो ये ऐसा नोट्स है, मैं इसमें पूरा आपका ये सब बढ़िया से लिखा हुआ है। तो मैं आपको ना ये दे दूंगा, ये आपको मैं फॉर्मूला शीट इसकी पूरी दे दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हो। इसमें देखो जीवन फेज के बारे में सब लिखा है क्या नहीं है, तो ये सब आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी लिखा सब है। तो जीएनए फेज के बारे में, मैं जीवन फेज के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और सेल साइज में बड़ा होता है। यहाँ पर भी सेम ही होता है, सेल यहाँ पे भी ग्रो कर रहा होता है। सिर्फ ये एस फेज को याद रखना है, इसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है। माइटोटिक फेज वो फेज होता है जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेल का असलियत का जो फेज है जिसमें सेल डिवाइड होता है, तो ये सेल का डिवाइडिंग फेज है और इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस।
उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो में क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। साइटो में क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है उसके भी देखो 4 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? सबसे पहले देखो न्यूक्लियस डिवाइड होने में कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस तो आप बोलोगे सर इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज साइटोकाइनेसिस तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है सर, ये कैसा दिखता है? तो ये न्यूक्लियस कैसा दिखता है सर? हमका न्यूक्लियस है नहीं पता है सर। अरे भैया ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस 1 से 2 में टूटेगा, फिर उसके बाद ये पूरा सेल 1 से 2 में टूटेगा। तो पहली स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस से पहले न्यूक्लियस 1 से 2 में टूटता है। अब इसमें 4 फेज होते हैं। एक का नाम है प्रोफेज, एक का नाम है मेटाफेज, एक का नाम है एनाफेज, एक का नाम है टीलोफेज। मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, सो क्या क्या नाम है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की हम बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है थोड़ी देर बाद। अब ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जीवन, अच्छा सबके लिखने के लिए जगह छोड़ी थी, बट मैंने यहीं पे आपको समझा दिया है, आप यहीं से लिख लीजिएगा। आगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। आइए शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी कि हमारा न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज हमारी सबसे पहली फेज होती है जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है। देखो भैया इसमें क्या हो रहा है, देखो भैया, देखो भैया, ये हमारी प्यारी 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 सेल है, और इस प्यारी प्यारे प्यारे सेल में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर धागा 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 जैसा क्रोमेटिन है। अब देखो ये धागा धागा जो है, धागा धागा, इसकी लेबलिंग मैं पहले ही करा चुका हूँ। क्यों बच्चे भूल गए? बोलो क्या था ये, बोलो क्या था? ये क्या था? ये क्रोमेटिन रेटिकुलम था। दिख रहा है ना तुम्हें? मैं गायब हो जाऊं लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए। ये वाला क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। ये शायद ना सुना हो तुमने। और एकदम किनारे में जो इधर देख रहे हो ये सेंट्रोजोम है, और सेंट्रोजोम के अंदर जो होता है उसे सेंट्रियोल कहते हैं। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर प्रोफेज में क्या हो रहा है। सबसे पहले कि सेंट्रोजोम यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, डबल बन रहा है, और यहाँ पर डबल बनने के बाद ये सेंट्रोजोम डबल होने से इधर इधर पीछे की तरफ मूव हो रहा है। और आप देखोगे कि जो हमारा जो क्रोमेटिन धागे जैसा था वो एकदम फूल जैसा क्रोमोजोम बन चुका है। और ये जो मेम्ब्रेन थी यहाँ पे, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? गायब होना शुरू हो जा रही है, हो रही है गायब। और ये देखेंगे आप कि इसमें से ये जो सेंट्रोजोम है इनमें कुछ कुछ इसमें बाल ऐसा निकल आया है और एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसका नाम है एस्टर्स। ठीक है, और फिर आखिरी में क्या हुआ, इसमें से कुछ धागे जैसे निकल के आए हैं और वो क्रोमोसोम को पकड़ लिए हैं, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्रोफेस के कुछ पॉइंट्स बता दो तो जो दिख रहा है वही पॉइंट्स बता दो। जैसे कि एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि जो मेरा सेंट्रोजोम है ये एक पॉइंट है। मैं पॉइंट यहीं पे लिख दे रहा हूँ नंबर 1 डाल के। सो दिस इज द 1 पॉइंट। अगर कोई कहे कि प्रोफेस का कोई फीचर बता दो तो एक तो मैंने तुम्हें दिखाया कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो रहा है, और डबल होने के बाद कहाँ जा रहा है? ऑपोजिट साइड जा रहा है। आपको पता है अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है, तो एक नॉर्थ है एक साउथ। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है और जा रहा है ऑपोजिट पोल्स पे। दूसरा यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। और आप, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। सर तीसरा पॉइंट बता दो। लो भैया न्यूक्लियस भी तो गायब हो गया, तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर, तीसरा पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री। और ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो एस्टर्स के बारे में। देखो ये तीसरा पॉइंट है, क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट? कि सेंट्रियोल्स डेवलप, जो इसके अंदर सेंट्रियोल थे उनमें एक ऐसा छोटा छोटा बाल ऐसा स्ट्रक्चर निकल आता है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें बाल जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, और बाल जैसा स्ट्रक्चर जो निकल आता है तो ये क्या बना लेता है? एस्टर बना लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में क्या होने वाला है? ये सारे जो क्रोमोजोम है सारे एक लाइन में ऐसे अलाइन हो जाएंगे, और अलाइन जब हो जाएंगे तो हम इनको बोल देंगे
कि ये हमारे ये प्रोफेज यहाँ पे खत्म होने वाला, बस एकदम बीच में नहीं आने वाले हैं। देखो कैसे पहचानोगे प्रोफेज, मेटाफेज में सारे एकदम देख रहे हो एकदम बीच में आ जाएंगे, लेकिन प्रोफेज में एकदम बीच में नहीं आएंगे। हाँ, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। तो ये चौथा पॉइंट भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। चार फीचर बता दिए हैं कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में। और मैं आपको एक पॉइंट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम में। तो आप यहाँ पर एक पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हो कि क्रोमैटिन, लिख सकते हो कि क्रोमैटिन अनकॉइल इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमैटिन अनकॉइल होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे बता दिए। आगे बढ़ते हैं मेटाफेज। सर मेटाफेज में कैसे पहचानूंगा? देखो एग्जाम में क्या आता है, वो आपको दे देगा एक बना हुआ स्ट्रक्चर और कहेगा बताओ कौन सी फेज है। तो आप देख लीजिएगा मेटा में क्या होगा, सारे एक लाइन से लगे होंगे, एक लाइन से लगे होंगे तो उसको बोलेंगे मेटाफेज। और ये जो जगह है धरती को, अगर इसको तुम धरती मानो, धरती, धरती में इधर नॉर्थ और इधर साउथ, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है इक्वेटर। तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम कहाँ आ गए, इक्वेटर पे आ गए। तो आप क्या लिख दोगे मेटाफेज में कि हाँ क्रोमोसोम क्या हो गए, इक्वेटर पे आ गए, क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, ठीक है। और फॉर्म कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। और सबसे बढ़िया समय सेल डिवीजन को स्टडी करने का यही होता है। तो यहीं पे एक पॉइंट और डाल लेंगे कि ये इट इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है सेल डिवीजन को स्टडी करने का, ठीक है। टू स्टडी सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को स्टडी करने का सबसे बढ़िया समय मेटाफेज ही होता है। आगे बढ़ते हैं एनाफेज पे। एनाफेज में क्या हुआ है, ये जो दो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे ये टूट गए हैं। अब सुनो टूटे तो कैसे टूटे, देखो एक मिनट कहाँ है ये देखो। जैसे ये कागज है मेरे पास, तो इस कागज को जब मैं क्या करने वाला हूँ, पीछे खींचूंगा, पीछे पीछे खींचूंगा, पीछे पीछे, तो इसके दो टांग किधर आ रही है, इधर आ रही है। अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो इसके दो टांग आगे जा रही हैं। तो इन क्रोमोसोम को पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हो, आप ऐसे खींच रहे हो, जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो इसकी टांगे इधर उड़ेंगी, जिधर तुम्हें खींच, जब गाड़ी के ऐसी देखा होगा ना, आगे खींचो तो आदमी इधर भागता है, तो क्रोमोसोम को पीछे खींचा जा रहा है तो इसकी टांगे इधर आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स थी, ये एक टांग और ये दूसरी टांग, दो टांग एक ही क्रोमोसोम की हैं, ये वाला एक्समैन। तो ये जो दो टांगे हैं, ये दोनों टांगे एक दूसरे की बहन है, सगी बहन है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सगी बहनें हैं एक दूसरे की, और ये जुदा हो गए कर चले। चलो खैर बहुत मस्ती हो गई। देखो तो ये जो है जैसे सेपरेट हो गए, तो सेपरेट हो गए तो हम यहाँ क्या 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 कहेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है हमारी वो सेपरेट हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई। और कहा मूव कर रही हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे मूव कर रही हैं, एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ओके आगे देख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी दो पॉइंट लिखने को आ जाए तो इसमें दो पॉइंट निकाल लो, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे मूव टू अपोजिट पोल्स। एनाफेज का फीचर पूछ लेते हैं कभी कभी, ये डायग्राम। अब तुम इसमें क्या क्या पढ़ोगे, डायग्राम याद कर लो, डायग्राम में हर डायग्राम के एक दो फीचर याद कर लो, कौन सा डायग्राम कैसा दिखता है ये ध्यान रख लो। फिर बात कर लेते हैं टीलोफेज की। अब देख सकते हो कि ये सारे इधर चले गए हैं, ये अपना इधर ग्रुप बनाएगा, ये अपना इधर ग्रुप बनाएगा। तो आप देख सकते हो दो न्यूक्लियस अलग अलग हमारे आ गए हैं, बन ही रहे हैं बल्कि न्यूक्लियस। और ये पूरा जो फेज है ये टीलोफेज है। टीलोफेज में ऐसा एक फरो दिखेगा, तो इसका कैरेक्टर क्या है भाई, इसमें आपको एक फरो फॉर्मेशन दिखेगा, एक गड्ढा जैसा दिखेगा। दूसरा आपको इसमें क्या दिखेगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी वो अब वापस आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर फिर से अपीयर हो रही है, ठीक है। और क्या अपीयर हो रहा है, आप देख सकते हो जो न्यूक्लियोलस गायब हो चुका था वो भी यहाँ दिख रहा है, तो न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो रहा है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं टीलोफेज के पॉइंट्स हैं,
आप इसमें से जो मर्जी आए, जो अच्छा लगे वो पॉइंट चूज करके लिख दीजिएगा। जो एस्टर था वो वापस सेंट्रोजोम में आ गया, आप ये पॉइंट लिख लो, एस्टर कन्वर्ट इनटू सेंट्रोजोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे वो जो है कॉइल इनटू क्रोमेटिन रेटिकुलम, वो फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे इसमें से पॉइंट्स देख करके लिख सकते हो। तो हमें कितने फेज पता चल गए सर? प्रोफेज, ये रहा प्रोफेज, ये रहा मेटाफेज, बीच लाइन में बेटाफेज, एक ही सेल है और सारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं प्रोफेज, आधे टूटे टूटे दिख रहे हैं तो एनाफेज, और एकदम किनारे चले गए तो टीलोफेज। आगे बढ़ जाते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब होता है टूट जाना, तो आप लिखेंगे साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। एनिमल सेल में कैसे होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन? देखो भाई बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही प्यारा है। आपने देखा था कि टीलोफेज में ऐसा हो गया था और यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर एक न्यूक्लियस था। तो क्या होता है देखो, एक फरो बन जाती है। तो वो फरो क्या करती है, धीरे धीरे अंदर की ओर अंदर की ओर गहरी होती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये फरो इधर से दबेगी, ये फरो उधर से दबेगी, तो ये फरो क्या होती है, धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। एक मिनट रुक जाइए, मैं ऐसा करता हूँ, इसको साइड में कर लेता। अरे यार रुक भाई। तो ये फरो जो है धीरे धीरे क्या होती है, अंदर की ओर गहरी होती चली जाती है। फिर कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि ये फरो और गहरी हो गई है, और कुछ देर बाद आप ये देखेंगे ये फरो और गहरी होते होते अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो है ये सेल दो भागों में अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल सेल में क्या हुआ, एक फरो फॉर्म हुई। तो एनिमल सेल में क्या हुआ, एक फरो फॉर्म हुई। कहाँ फॉर्म हुई? सेंटर पे फॉर्म हुई। तो फरो फॉर्म होती है सेंटर पे, और ये कहाँ जा रही है, ये डीप अंदर की तरफ जा रही है, एंड इट गेट्स डीपेंड इनटू। तो ये भाई ये कहाँ डीप हो रही है, ये कहाँ जा रही है, इसके सेंटर की तरफ जा रही है। तो ये डीपेंड होती जाती है सेल के सेंटर की तरफ, और जो है सेल को फाइनली जो है डिवाइड कर देती है दो भागों में। तो एक फरो बनती है, वो फरो बाहर से अंदर की ओर जाती है और सेल को दो भागों में बांट देती है। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ऐसा फरो बनता ही नहीं है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में बीचों अरे यार गोला चाहिए, गोला चाहिए, तुम्हें पेपर में नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोर्ड पे चाहिए। तो ये जो गोला है, तो ये गोला न्यूक्लियस है, और अब इसको दो भागों में करना है। तो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बीच में बीचों बीच में एक बनाएंगे सेल प्लेट। ये सेल प्लेट धीरे धीरे बाहर की ओर जाएगी और सेल को दो भागों में तोड़ देगी। तो सेल प्लेट डेवलप्स, सेल प्लेट फॉर्म्ड एट सेंटर, ये सेंटर में बनी है। ठीक है, और ये कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, मूव्स टूवर्ड्स पेरिफेरी, ये बाहर की तरफ जाती है, और बाहर की तरफ जाते जाते सेल को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो ये बाहर की तरफ जाते जाते सेल को दो भागों में डिवाइड कर देती है। कुल मिला के ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बाहर जाएगा और आपका दो हिस्सों में प्लांट सेल टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ सेल डिवीजन हो रहा है, सॉरी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, और वहां पर बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। ओके, यहाँ पर आगे क्या है, फायदे क्या है माइटोसिस के और फायदे क्या है मियोसिस के? भाई कट लगी, चोट लगी, कुछ भी लगा, हाथ कटा, बाल टूटे, ये सब क्या है, माइटोसिस ही तो करा रहा है। तो यही सब लिख दो भाई, ग्रोथ कराता है बॉडी की ना, रिपेयर कराता है, कोई इंजर्ड टिश्यू हो गया तो उन सबको रिपेयर कराने का माइटोसिस का काम है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, कि क्रोमोसोम नंबर को ये मेंटेन करके रखता है। और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है भाई, मियोसिस तो पता है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो जहां पर भी हमारा जाइगोट का जहां पर फॉर्मेशन है, उसमें जो क्रोमोसोम है वो यही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर पापा में आधे नहीं होंगे, पापा में 23 नहीं होंगे, मम्मी के एग में 23 नहीं होंगे, तो बेबी में फिर से 46 कैसे आएगा? अगर पापा पूरे 46 दे दें, मम्मी पूरी 46 दे दें, तो बेबी तो भैया सुपरमैन बन जाएगा। फिर तो 98 क्रोमोसोम वाला बच्चा, तबाही मचवाओगे क्या यार? ना ना ना।
तौबा करो, ऐसे नहीं सोचो। चलो देखो मियोसिस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्रोमोसोम को मेंटेन करता है, किसमें मेंटेन करता है, जाइगोट में। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि गैमीट्स बनाता है, क्योंकि गैमीट स्पर्म वगैरह इसी से तो बनते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और क्या कराता है भाई, और ये एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से इसमें वेरिएशंस होते हैं, हमारी बॉडी में वेरिएशंस आते हैं। जैसे हम अपनी अम्मा अब्बा से मिलते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, तो वो वेरिएशंस जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है वो नीचे देख सकते हैं, डेफिनेशन आती है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो भाई देखो क्रॉसिंग ओवर क्या है, गले मिलना है, गले मिलना, गले मिलते हैं, तो गले मिलाते हैं इन दोनों को, ये दोनों भाई मेरे गले मिलेंगे, और गले मिलने के बाद होगा एक जादू, गले मिलने के बाद होगा एक जादू, गले मिलने के बाद जब ये अलग होंगे, जब ये ओ वेट 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 एक मिनट, ओके पहले मैं इनको अलग ही कर लेता हूँ। तो गले मिलने के बाद जब ये अलग होंगे, अरे यार, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, चल आजा। तो गले मिलने के बाद जब ये अलग होंगे तो होगा क्या, आओ पहले गले मिलाते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, पहली बात तो ये जो दो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम जो है जोड़ी के हैं, और जोड़ीदार क्रोमोसोम जो होता है उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में गले मिलते हैं, और होता क्या है, देखो भाई, ये दोनों क्रोमेटिड बहनें हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये दोनों बहनें नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैं बोलूंगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड गले मिलती हैं और गले मिलके हटती हैं, तो होता क्या है, इसका थोड़ा मटेरियल उसको मिल जाता है और उसका थोड़ा मटेरियल इसको मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि इसके पास जो है थोड़ा सा ये येलो वाला हिस्सा, अरे यार येलो कलर कहाँ हो भाई तुम, येलो, तो इसके पास इसका थोड़ा सा येलो आ जाएगा, और दूसरा वाला जो भाई है उसके पास इसका थोड़ा सा ऑरेंज आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि कैरेक्टर हमारे हल्का फुल्का इधर उधर हो गए, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, जिसकी वजह से नए नए वेरिएशन बने। तो हम कहेंगे व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर एक एक्सचेंज है, एक अदला बदली है। किसकी अदला बदली है, जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसके किसके बीच में है, कौन कौन कर रहा है, तो दो कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, लेकिन बहनें नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं एक्सचेंज कर रही हैं गैमीट्स का, ठीक है, ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड्स जो कि आप सेम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम की नहीं, दो अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमो एक एक जो टांगे हैं या कह दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो आपस में मटेरियल का अदला बदली कर रही हैं। ये मियोसिस में होता है। आगे बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम दिखता कैसा है, क्रोमोसोम का अपीयरेंस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। बस थोड़ा बचा है यार दोस्त, 15 मिनट और रुक जाओ, बस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्रोमोसोम कैसा दिखता है। देखो भाई, अगर आपका जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी अभी इंटरफेज में है, तो वो जो सेल है उसमें आपको देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसमें आपका क्रोमोसोम ऐसा धागे धागे जैसा है, थ्रेड लाइक होगा। तो नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको थ्रेड जैसा दिखेगा, लेकिन अगर आपका डिवाइडिंग सेल है तो उसमें ये आपको पूरा ऐसा फूल जैसा बन करके दिखेगा। तो डिवाइडिंग सेल में हमें क्रोमोसोम जो होते हैं इस तरीके से दिखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, और नॉन डिवाइडिंग सेल में तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जो इसको हम क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, वो क्रोमोसोम है जो हमें जोड़ी में मिलते हैं, दोनों दिखने में एकदम सेम होते हैं, शेप में, साइज में, और दोनों एक एक पेरेंट से आते हैं, मतलब ये वाला मम्मी से मिला है तो ये वाला पापा से मिला है, इस तरीके से जोड़ी हो गई। आपको पता होगा आधे सेट मम्मी देती है और आधे सेट पापा देते हैं, इसकी वजह से हमारी जोड़ी पूरी हो जाती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जोड़ी होती है क्रोमोसोम की जो दिखने में, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर, एकदम सेम होते हैं, शेप में, साइज में, ठीक है, और एक एक जो होता है दोनों में से एक एक जो है, दोनों में से जो एक एक है वो हर एक पेरेंट से आता है, ठीक है, एंड वन रिसीव्ड फ्रॉम ईच पेरेंट।
तो हर एक पेरेंट से एक एक मिलता है, मतलब मम्मी से एक मिलता है और पापा से मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आगे देख लेते हैं क्रोमोसोम दिखता कैसा है। तो क्रोमोसोम की टांग को बोलते हैं क्रोमेटिड, पहले भी बता चुका हूँ। क्रोमोसोम के ये गोले को बोलते हैं सेंट्रोमियर। और यहाँ पर जो हमारा धागा है, जो धागा चल रहा है, इसको बोलेंगे क्रोमोनीमा। अंदर जो लिक्विड भरा है इसे मैट्रिक्स बोलेंगे, और बाहर इसको पेलिकल बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर मैंने लेबल ही कर दिया है। कुछ कुछ जो क्रोमोसोम होते हैं, कुछ क्रोमोसोम में ऐसा नॉब जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ क्रोमोसोम में ऐसा नॉब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं टीलोमियर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमियर, कॉल्ड टीलोमियर। सम क्रोमोसोम हैव नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टीलोमियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया जा रहा है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देखो, न्यूक्लिक एसिड एक तरह का जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्टार्च होता है, तो वैसे ही एक टाइप का कह लो मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में बनता है। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक का नाम है डीएनए, सुना होगा डीएनए, डीएनए डीएनए। तेरा डीएनए टेस्ट करा दूंगा, तेरा डीएनए वहां मिल गया। सीआईडी वाले तो जबान चाट के डीएनए पता कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है भाई। ठीक है, तो डीएनए से क्या होता है, पता चल जाता है। सबका डीएनए हम लोग का अलग अलग होता है ना, तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उसी में वो डीएनए वगैरह होता है। तो डीएनए में दो तरह के न्यूक्लिक सॉरी क्रोमोसोम में ही दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक का नाम डीएनए, एक का नाम आरएनए। सबसे पहले तो तुम इसका फुल फॉर्म याद कर लो। तो डीएनए जो होता है वो असल में होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। और जो आरएनए होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए हमारा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देख लो। आगे क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कैसा है? तो भाई डीएनए असल में पता है क्या है? डीएनए असल में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए एक हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इसमें खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जिससे मिलके हमारा डीएनए बना होता है। नो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या, रिपीटिंग यूनिट्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड वो स्ट्रक्चर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और डीएनए बना के देते हैं। सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमको पहले बता तो दो। देखो भैया, देखो, जैसे तुमको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए तुमको बहुत सारा सामान चाहिए। वैसे डीएनए बनाना है तो उसके लिए तुमको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड तो बहुत पिद्दू सा है, एक और न्यूक्लियोटाइड लो, एक और न्यूक्लियोटाइड लो, एक और न्यूक्लियोटाइड लो, तो बन जाएगा डीएनए। तो इसलिए मैंने कहा कि डीएनए एक नहीं है, डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जैसे होता है एथीन, एथीन एक केमिस्ट्री में कंपाउंड है। एक होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन में खूब सारे एथीन है, एथीन अकेला है। वैसे न्यूक्लियोटाइड अकेला और पॉलीन्यूक्लियोटाइड खूब सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स विच फॉर्म द डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, बार बार रिपीट होकर के क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। एक का नाम होता है फॉस्फेट, लिख लो, एक का नाम होता है फॉस्फेट, ये हमारा होता है फॉस्फेट। तो मैं यहाँ पे फॉस्फेट लिख देता हूँ। और एक का नाम होता है शुगर, और एक का नाम होता है नाइट्रोजनस बेस। तो तीन चीजों से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या क्या? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए के पास कौन सी शुगर होती है? इसके नाम में आंसर है, क्या लिखा है, डी ऑक्सी राइबो। तो इसके पास कौन सी शुगर होती है? तो लिख दोगे डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। टोटल चार तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक का नाम होता है एडेनिन, एक का नाम होता है ग्वानिन, एक का नाम होता है साइटोसिन, एक का नाम होता है थाइमिन। देखो मैं बता दूं तुम्हें भाई, जो यहाँ पर जो बेस है, ये बेस, इसके चार वैरायटी होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर कभी तुमने कोई डीएनए देखा हो तो ऐसा डीएनए तुमने शायद देखा होगा। तो ये डीएनए में जो होता है, अंदर अंदर जो होते हैं वो बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आपने देखा होगा कि ए है और उसके सामने कुछ लगा हुआ है। आपने देखा होगा अलग अलग रंगों में जी है, कहीं सी है, इसके साथ कुछ लगा हुआ है। कैसे कैसे बताएं कि क्या लगा हुआ है? हमको क्या पता कैसे क्या लगा होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक देता हूं, याद रखो। आटा, आटा गुच्ची, आटा गुच्ची। आटा गुच्ची क्या है? आटा गुच्ची कौन सी चीज है? आटा गुच्ची ये है कि भैया ए के साथ टी जुड़ता है। कितने बॉन्ड से जुड़ता है? जो ए के साथ जब टी जुड़ गया तो बचे कितने लेटर? दो बचे हैं, तो ए टी।
डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। अच्छा जी, तो जी, जी फॉर ग्वानिन होता है, एक इसके साथ जुड़ेगा। तो सी फॉर साइटोसिन होता है, तो ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। सर कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने लेटर बचे बेटा, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, एडेनिन जुड़ेगा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से। तो ये है ए और ये है टी। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड, 1 2 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी के साथ कौन जुड़ेगा, जी के साथ तो सी जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सी के साथ जी जुड़ेगा। तो ऐसे करके हमें जुड़ते चले जाते हैं। बाहर बाहर जो है, बाहर बाहर वो क्या है, तो बाहर बाहर अगर हम ध्यान दें तो हमारा न्यूक्लियोटाइड में बाहर बाहर शुगर होता है और फॉस्फेट होता है, और अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो बाहर बाहर क्या है, तो बाहर बाहर भाई डीएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है, आप पूरा फॉस्फेट लिखिएगा। और अंदर अंदर क्या है, अंदर अंदर हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि भैया ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम डबल हेलिक्स मॉडल है। अगली बात ये कि डैश पेयर विद डैश बता चुका हूं भाई। एडेनिन जो होता है वो पेयर होता है ग्वानिन के साथ, और कितने बॉन्ड बनाता है, आटा, टा से टा टा टा, 2 बॉन्ड। और बात कर लेते हैं ग्वानिन की, तो ग्वानिन किसके साथ पेयर होता है, साइटोसिन के साथ। और कितने बॉन्ड बनाता है, तो सर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या समझ में आई बात, बस हो गया है, ये तो मैंने बनवा ही दिया, हटा दो भाई। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स भाई कैरियर ऑफ हेरिडिटी होते हैं। अगर कोई पूछे हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वो जीन्स है। अगर कोई पूछे डीएनए की सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो वो न्यूक्लियोटाइड है। आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, रिपीटिंग यूनिट जो होता है ये पी वाई क्यू है भाई, समझ लो, न्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आए। पिछली वाली क्लिप में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी कंप्लीट करा देता हूँ। जीन्स रह गया था, तो आओ जीन्स से शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। देखो भाई, जीन्स कहाँ होते हैं और क्या होता है। जीन्स, वो जीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम पहनते हो और स्मार्ट बन जाते हो। मैं बात कर रहा हूँ जीन्स की जो तुम्हारे क्रोमोजोम में होते हैं। देखो भाई, ये तुम्हारा एक क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम के अंदर जो धागे होते हैं उसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और जब आप इस धागे को बाहर निकालते हो तो ऐसा लगता है कि इस धागे में छोटे 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 मोती लगे हुए हैं। और ये मोती उसी तरह लगते हैं जैसे तुम ब्रेसलेट में नहीं देखते हो कि मोतियां ब्रेसलेट में पिरोई जा रही हैं, तो वैसे मोती यहाँ नजर आते हैं। ये मोती असल में पता है क्या है, ये मोती असल में प्रोटीन्स है। मैं और स्पेसिफिकली नाम लूं तो इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। ये मोती लगे हुए हैं जिसके ऊपर वो डीएनए है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये डीएनए जो है जिस प्रोटीन पे लगा हुआ है, ये प्रोटीन असल में बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इसमें 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन के होते हैं, उनसे मिलके ये पूरी प्रोटीन बनती है। और इसी के ऊपर हमारा जो डीएनए होता है वो लपेटा हुआ होता है। और इसी यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो कोई पूछे न्यूक्लियोसोम क्या है, तो भाई डीएनए रैप्ड अराउंड व्हाट इज हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, कि डीएनए है हमारा जो कि रैप्ड है इसके अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड, ठीक है। आप इसको यूनिट लिख सकते हो, छोटा सा यूनिट है, यूनिट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो रैपिंग है, ये पूरा इतना स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोसोम कहा जा रहा है। और तुम्हें हिस्टोन हो गया, ये हो गया। अब देखो जीन कहाँ होता है, तुम्हारा जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये अंदर खोल दोगे ना तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड नजर आ जाएगा। और इस डबल स्ट्रैंड का एक बहुत ही छोटा यूनिट जो होता है वो जीन होता है। डबल स्ट्रैंड का बहुत छोटा यूनिट क्या होता है, जीन होता है। तो जीन हमारा क्या है, जीन असल में हमारा यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। यानी कि यहाँ से हमारे लक्षण, हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई पूछेगा यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो आप जीन बताओगे। अगर कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज रिपीटिंग, डीएनए का वो यूनिट जो बार बार रिपीट होता है, तो वो मैं लिखवा चुका हूँ, वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, वो न्यूक्लियोटाइड होता है, पीवाईक्यू में याद रखना। लास्ट चीज, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का क्या मतलब होता है। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जो तुम्हारे सेक्स को डिसाइड करेंगे, तुम्हारे जेंडर को डिसाइड करेंगे, जिससे पता चलेगा तुम लड़का हो या लड़की, कुछ और मत समझना। तो देखो भाई, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं,
सेक्स क्रोमोसोम दे डिसाइड जेंडर ऑफ द पर्सन। जेंडर लिख सकते हो, जेंडर नहीं लिखना है तो सेक्स भी लिख सकते हो, जेंडर और सेक्स ऑफ पर्सन। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हो सकता है अगर लड़की है तो, एक्स वाई हो सकता है अगर लड़का है तो। ऑटोसोम की बात करते हैं, शरीर में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम को हटा करके उसे ऑटोसोम कहते हैं। तो ऑल द क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सारे क्रोमोसोम हमारे ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये? 22 पेयर्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास कितना होता है? 1 पेयर होता है। सारा मिला करके टोटल कितना पेयर हो गया? 23 पेयर हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और इससे रिलेटेड नोट्स और किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बायो से रिलेटेड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का पूछ सकते हो। स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो सब भी पूछ सकते हो। और मुझसे कांटेक्ट करना है, कुछ और भी जानना है तो वेबसाइट पे भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। बहुत सारे कांटेक्ट की जगह है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बी रेस्पेक्टफुल इन दैट ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं हूँ आपके साथ कनेक्टेड हूँ। कोई भी कभी भी डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कैसे पढ़ना है, कैसे फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव हो, कैसे केमिस्ट्री में, कैसे बायो में, कैसे मैथ्स में, कंप्यूटर में कैसे करना है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। मेरे पास सेट ऑफ टीचर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।